गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम मानव आहार नाल का एक महत्वपूर्ण अंग पढ़ने वाले हैं जिसे आमाशय कहते हैं। आमाशय आहार नाल का सबसे ज़्यादा फैला हुआ भाग होता है। आहार नाल का सबसे ज़्यादा फैला हुआ भाग होता है आमाशय या स्टमक, इंग्लिश में इसे कहते हैं। आमाशय आहार नाल का सबसे ज़्यादा फैला हुआ भाग है, सबसे अधिक फैला हुआ भाग होता है। आमाशय में जब हम भोजन हम मुख गुहा में चबाते हैं, चबाने के बाद जब भोजन जाता है तो वो आमाशय में ही जाता है और आमाशय में भोजन लगभग 4 से 5 घंटे तक रहता है। आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। आमाशय जो है वो अंग्रेजी का जो जे होता है, जे अल्फ़ाबेट, इस आकार का होता है। तो आमाशय का आकार होता है जे शेप्ड, जे आकार का आमाशय होता है। आमाशय की स्थिति कहाँ होती है ये आपको याद रखनी है। ये होता कहाँ है? तो यह हमारी उदर गुहा में, उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के नीचे बाईं ओर होता है, बाईं ओर होता है। जो हमारी जो उदर गुहा होती है उस उदर गुहा में बाईं ओर डायफ्राम के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में ये पाया जाता है। आइए अब आमाशय को चित्र द्वारा समझते हैं। तो ग्रसिका इस तरह डायफ्राम को भेदती हुई प्रवेश करती है। ये है डायफ्राम जो गुंबद के आकार का होता है। इधर ऊपर वक्ष गुहा और नीचे उदर गुहा पाई जाती है। तो वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करने का काम करता है डायफ्राम। इस डायफ्राम को ग्रसिका भेदती हुई अंदर प्रवेश करती है उदर गुहा में, और यहाँ जहाँ ये प्रवेश करती है बस वहीं पर एक इस तरह अंग्रेजी के जे शेप, जे आकार की एक संरचना होती है, वही आमाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? आमाशय कहलाता है। आमाशय के 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। आमाशय के 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पहला भाग जहाँ ग्रसिका आकर खुलती है वो भाग होता है। इसके बाद इस ग्रसिका से यूँ ऊपर उठा हुआ ये जो भाग है, ये भाग जिसे मैं हरे रंग से बना रहा हूँ, ये फंडस कहलाता है। इसके अलावा ये जो लास्ट का जो भाग है ये पाइलोरिक भाग कहलाता है और ये मुख्य भाग बॉडी या काय कहलाता है। तो आइए अब इसे नामांकित करते हैं। यह आहार नाल की एक विशेष संरचना ग्रसिका। यह ग्रसिका आमाशय में आकर खुलती है। ये जो संरचना हमने बनाई ये डायफ्राम है जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से पृथक करता है। ये संरचना आमाशय है। आमाशय में ये जो लाल रंग से सबसे पहली जो संरचना बनाई यह इसका कार्डियक भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियक भाग। कार्डियक, ये जो वर्ड कार्डियक भाग, ये जो कार्डिया वर्ड पड़ा वो हृदय से मिला है। कार्डियक वर्ड हृदय से मिला है। क्यों? क्योंकि हृदय भी लगभग इस डायफ्राम के थोड़ी सी इसी पोजीशन में, इस तरह थोड़ा सा बाईं तरफ ही इसी तरह होता है। तो ये भाग हृदय के काफ़ी नज़दीक होता है, इसीलिए इसे कार्डियक भाग कहा। इस कार्डियक भाग में एक अवरोधनी या एक वाल्व पाया जाता है। इस तरह एक वाल्व इसमें पाया जाता है। यह वाल्व ग्रसिका से भोजन जो आ रहा है उस भोजन को भीतर तो आने देता है, लेकिन आमाशय से भोजन को वापस जाने से रोकता है। यह वाल्व या अवरोधनी, इस अवरोधनी को जठरागम अवरोधनी कहते हैं। जठरागम अवरोधनी, क्योंकि कार्डियक भाग को हिंदी में
जठरागम भाग कहते हैं। तो इसी से पढ़ा जठरागम अवरोधनी, कार्डियक स्फिंक्टर, इसका इंग्लिश में कार्डियक स्फिंक्टर इसे कहते हैं। ठीक है, कार्य क्या है? ये भोजन को ग्रसिका से आमाशय में तो आने देता है, लेकिन आमाशय से वापस जाने से रोकता है। इसके बाद जो हरे रंग से जो ऊपरी भाग बना रखा है आमाशय का, इसे फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडस कहते हैं। इस भाग में अधिकांशतः वायु भरी होती है, इसमें वायु भरी होती है। इसके बाद ये जो शेष सबसे बड़ा जो भाग है आमाशय का, यह बॉडी कहलाता है या काय कहलाता है। यह आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। इसी भाग में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर रस स्रावन करने वाली जठर ग्रंथियां पाई जाती है। ये जठर रस गैस्ट्रिक जूस का स्रावन करती है। जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का स्रावन करती है। इस भाग में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियां, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसके बाद इसका जो आखिरी भाग है, यह भाग पाइलोरिक कहलाता है। पाइलोरिक भाग कहलाता है। इस पाइलोरिक भाग में एक अवरोधनी पाई जाती है और एक छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र को पाइलोरस कहते हैं, पाइलोरस कहते हैं। और इस छिद्र को घेरे हुए एक अवरोधनी पाई जाती है। यह अवरोधनी पाइलोरिक अवरोधनी कहलाती है। पाइलोरिक स्फिंक्टर या अवरोधनी कहलाती है। पाइलोरिक स्फिंक्टर या पाइलोरिक अवरोधनी, या इसे जठर निर्गम अवरोधनी भी कहते हैं। जठर निर्गम अवरोधनी कहते हैं। जठर निर्गम अवरोधनी क्या करती है? यह आमाशय में जो भोजन मथने के बाद जो काइम बना, उस काइम को ग्रहणी भाग में जाने तो देती है। यह क्या कार्य करेगा? यह यहाँ से भोजन जो काइम है, उस काइम को ये जो ग्रहणी है, इस ग्रहणी में तो आने देगा, लेकिन ग्रहणी से भोजन को वापस नहीं जाने देगा आमाशय में। तो पाइलोरिक अवरोधनी इस तरह बहुत महत्वपूर्ण है। यह भोजन का एक दिशीय प्रवाह को नियंत्रित करती है। तो इस तरह आमाशय के ये महत्वपूर्ण भाग हो गए। इसके अलावा आप और देखो गौर से, तो आमाशय में इस तरह यहाँ एक अंदर की तरफ एक कर्व पाया जाता है, यहाँ बाहर की तरफ भी एक कर्व पाया जाता है, एक वक्र पाया जाता है। ये छोटा वक्र है, ये बहुत बड़ा है देखने में, तो इसी आधार पे इनका नाम भी दे दिया गया। ये जो कर्व है ये लेसर कर्वेचर कहलाता है। लेसर कर्वेचर कहलाता है। यह लेसर कर्वेचर जो है वो कॉनकेव यानी कि अवतल आकार का होता है, अवतलाकार होता है। और ये जो है भाग, यह जो ये वाला जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो कर्वेचर है ये ग्रेटर कर्वेचर कहलाता है। ग्रेटर कर्वेचर कहलाता है। यह कॉन्वेक्स उत्तल आकार का होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने आमाशय की संरचना। आपको यहाँ एक चीज़ और जानकारी के लिए आपको याद रखना है कि ये जो आमाशय की संरचना पढ़ी ये मानव के आमाशय की है। जो जितने भी रूमिनेंट होते हैं, जो चाराहारी होती है, जैसे गाय, भैंस, बकरियाँ, इन रूमिनेंट्स में जो आमाशय होता है उसमें ये भाग नहीं होते हैं, बल्कि वो एक कंपाउंड स्टमक इनमें पाया जाता है। एक कंपाउंड आमाशय होता है जिसमें कुछ इस तरह के भाग इसमें मौजूद होते हैं।
इस तरह उनका आमाशय कंपाउंड स्टमक होता है, एक संयुक्त आमाशय होता है जिसमें 4 मुख्य भाग होते हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा भाग है उसे रूमन कहते हैं, इसीलिए उनका नाम रूमिनेंट पड़ा है। जितने भी चाराहारी जीव हैं जो ज़्यादातर शाकाहारी होते हैं, चारा खाते हैं, वो रूमिनेंट कहलाते हैं। रूमिनेंट क्यों कहा? क्योंकि उनका आमाशय का सबसे बड़ा भाग रूमन होता है जिसमें वो भोजन को इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में आराम से बैठकर उस भोजन को अपने वापस मुख्य गुहा में लाकर उसे चबाते रहते हैं, जिसे कहते हैं जुगाली करना। ऐसे जानवर ज़्यादातर क्या करते रहते हैं? बैठे बैठे जुगाली करते रहते हैं, जुगाली करते हैं। तो वो जुगाली इसी यहाँ से जो भोजन इकट्ठा हुआ उसी को वहाँ वापस लेकर उसे चबाते हैं। ठीक है, ये उनकी खास विशेषता होती है। तो ये इनका महत्वपूर्ण भाग होता है रूमिनेंट्स का। गाय, भैंस, बकरियाँ इन सभी में शामिल होती है। और दूसरा ये जो भाग है रेटिकुलम भाग कहलाता है, रूमन रेटिकुलम। और ये जो तीसरा है ओमेसम, और चौथा भाग अबोमेशम कहलाता है, अबोमेशम कहलाता है। तो इस तरह रूमिनेंट्स का आमाशय बिल्कुल डिफरेंट होता है। रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, अबोमेशम 4 मुख्य भाग होते हैं जिसमें सबसे बड़ा रूमन भाग होता है। कौन सा होता है? रूमन। इसीलिए ऐसे जानवरों को रूमिनेंट्स भी कहा गया है, चारा खाने वाले। तो आपको ये भी याद। इसके बाद हम अब आमाशय की ओती की हिस्टोलॉजी जानते हैं। हिस्टोलॉजी को समझने के लिए आप थोड़ा सा इसे यही समझ लें कि आमाशय की जो भित्ति होती है, ये जो आमाशय की भित्ति है, इस भित्ति पर इस तरह भीतर की ओर वलन पाए जाते हैं और इसमें कुछ परतें पाई जाती हैं, स्तर पाए जाते हैं। तो इस भाग का टीएस देखें तो उसमें कौन कौन से भाग कैसे कैसे नज़र आते हैं, उसे ही अध्ययन करने को ही हम हिस्टोलॉजी ओतिकी कहलाते हैं। आमाशय की जो भित्ति होती है, ये जैसे ये आमाशय का एक भाग, अगर इसके इतने भाग को काट के देखा जाए, उसका टीएस लिया जाए, तो इस टीएस में 4 मुख्य भाग नज़र आते हैं, 4 मुख्य परतें नज़र आती है। सबसे जो बाहरी परत होती है उसे सिरोसा कहते हैं। सबसे जो बाहरी परत होती है उसे सिरोसा कहते हैं, जो संयोजी ऊतकों की बनी हुई होती है। इसके बाद जो दूसरे नंबर की परत होती है वो पेशीय स्तर होता है। पेशीय स्तर होता है जिसमें पेशियाँ पाई जाती है। जिसमें क्या पाई जाती है? पेशियाँ पाई जाती है। पेशियाँ भी इसमें मुख्यतः 3 तरीके से, पेशियों के भी 3 स्तर होते हैं। पेशियों के भी 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहर जो होती है वो अनुदैर्ध्य पेशियाँ पाई जाती है। सबसे बाहर अनुदैर्ध्य पेशियाँ होती है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वहाँ वर्तुल पेशियाँ पाई जाती है। वर्तुल, सर्कुलर पेशियाँ इसमें पाई जाती है। और तीसरे नंबर पर तिर्यक पेशियाँ पाई जाती है। तो दूसरा पेशी स्तर में भी 3 तरह की पेशियाँ, अनुदैर्ध्य पेशियाँ, वर्तुल पेशियाँ और तिर्यक पेशियाँ पाई जाती है। इसके बाद जो तीसरा स्तर होता है उसे सब म्यूकोसा, और चौथा भाग कुछ इस तरीके से फोल्ड्स वाला होता है, मुड़ा हुआ होता है इस तरीके से, उसे म्यूकोसा कहते हैं। ये चौथा भाग म्यूकोसा और सब म्यूकोसा इसे कहते हैं। म्यूकोसा भाग में, यहाँ ये जो म्यूकोसा भाग है, इस म्यूकोसा भाग में नलिकाकार ग्रंथियाँ पाई जाती है। म्यूकोसा भाग में नलिकाकार ग्रंथियाँ पाई जाती है। इस तरह नलियों के आकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है। इसकी जो एपिथेलियम, जो उपकला स्तर है, उसमें नलिकाकार ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो शाखित हो सकती है या अशाखित भी हो सकती है। ये ग्रंथियाँ जठर ग्रंथियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? जठर ग्रंथियाँ कहलाती है। ये पूरे आमाशय की भित्ति में पाई जाती है। आमाशय की भित्ति की भी जो सबसे भीतरी परत है उसमें पाई जाती है ये जठर ग्रंथियाँ।
और जठर ग्रंथियां जो है वो जठर रस का स्रावण करती है। जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावण करती है, जठर रस का स्रावण करती है। इस जठर रस में HCl होता है, इसमें कुछ लवण होता है, अधिकांश भाग इसमें जल होता है। कुछ एंजाइम्स जैसे रेनिन, पेप्सिनोजेंस, ये एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं जो भोजन के दोनों तरह के पाचन, रासायनिक और भौतिक दोनों तरह के पाचन से संबंधित होती है। भोजन को मथने का कार्य आमाशय करता है। तो इस तरह जठर ग्रंथियां बहुत महत्वपूर्ण है जो इसके म्यूकोसा भाग में पाई जाती है। कौन से भाग में पाई जाती है? म्यूकोसा भाग में पाई जाती है। ठीक है, अब हम जठर ग्रंथियां देखते हैं, कौन कौन सी जठर ग्रंथियां होती है और वो कौन से पाचन से संबंधित है और उनमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। जठर ग्रंथियों में आपको विशेषकर कोशिकाएं याद रखनी है, कोशिकाओं के नाम याद रखनी है कि कौन सी कोशिका कौन से भाग, कौन से पदार्थ का स्रावण बात करते हैं। जठर ग्रंथियों की, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ये आमाशय, आमाशय के भी जो सबसे भीतरी परत है म्यूकोसा, वहाँ ये जठर ग्रंथियां पाई जाती है। नलिकाकार, शाखित या अशाखित हो सकती है। जठर ग्रंथियों में जैसे हमने आमाशय के 3 भाग पढ़े, कार्डियक, मुख्य 3 भाग है, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक, बॉडी पार्ट भी इसमें है 4। तो इस तरह जो इन कार्डियक, फंडक और पाइलोरिस नाम से ही जठर ग्रंथियों के भी नाम है। एक तो होती है कार्डियक ग्लैंड्स, तीसरा आप पाइलोरिक इसके साथ ही याद रखें, पाइलोरिक ग्लैंड्स, और तीसरा फंडिक, फंडस भाग में जो है वो फंडिक, बॉडी पार्ट में जो है वो फंडिक ग्लैंड्स। ये जो दोनों ग्रंथियां हैं, कार्डियक और पाइलोरिक ग्रंथियां, कार्डियक और पाइलोरिक ग्रंथियां, ये दोनों तो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है? म्यूकस, श्लेष्मा का स्रावण करने का कार्य करती है। कार्डियक भाग में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियां और पाइलोरिक भाग में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियां म्यूकस का सिक्रेशन, श्रावण करती है। फंडिक भाग में जो पाई जाने वाली ग्रंथियां है वो मुख्य जो जठर रस होता है, उस जठर रस का स्रावण इस फंडिक भाग में जो ग्रंथियां होती है वो करती है। जठर रस में लगभग 99% तो जल, वाटर ही होता है, जल ही होता है। इसके अलावा जठर रस में HCl पाया जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस HCl के कारण ही आमाशय में pH 1.5 से 1.8 के आसपास हो जाता है। HCl 1.5 से 1.8 pH बना देता है हमारे आमाशय के भीतर। यह HCl बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो हम भोजन खा रहे हैं उसमें से बहुत सारे जो जीवाणु कीटाणु उन्हें नष्ट करने का और अम्लीय माध्यम बनाने का कार्य करता है HCl। इस HCl का सिक्रेशन करता कौन है? यहाँ जो फंडिक भाग में ग्रंथियों में एक विशेष तरह की कोशिकाएं हैं जिन्हें कहते हैं ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। ठीक है, HCl का स्रावण ऑक्जेंटिक कोशिकाओं द्वारा होता है। HCl का स्रावण कौन कर रहा है? ऑक्जेंटिक कोशिकाओं द्वारा हो रहा है HCl का सिक्रेशन। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि HCl का सिक्रेशन, स्रावण किसके द्वारा हो रहा है? ऑक्जेंटिक कोशिकाओं द्वारा इसका स्रावण होता है। और ये HCl हमारे आमाशय का pH 1.5 से 1.8 बनाने का कार्य करता है। ऑक्जेंटिक कोशिकाओं द्वारा नेज कारक का भी स्रावण होता है। नेज फैक्टर, नेज कारक का भी स्रावण होता है। यह विटामिन B12, विटामिन B12, साइनेकोकोबालेमिन जो होता है उसके अवशोषण से संबंधित होता है नेज कारक। इसका स्रावण भी ऑक्जेंटिक कोशिकाओं द्वारा ही होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जठर रस में एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम्स में जैसे पेप्सिनोजन,
पेप्सिनोजन एंजाइम पाया जाता है। इसके अलावा प्रोरेनिन एंजाइम पाया जाता है, प्रोरेनिन एंजाइम इसमें पाया जाता है। इन एंजाइम्स का सीक्रेशन कौन सी कोशिकाएं कर रही है? इन एंजाइम्स का सीक्रेशन चीफ कोशिकाएं या इन्हें हिंदी में मुख्य कोशिकाएं या इन्हें जाइमोजन कोशिकाएं भी कहते हैं। जाइमोजन कोशिकाएं सीक्रेट करती है, स्रावित करती है एंजाइम्स पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, जो दोनों के दोनों अक्रिय एंजाइम होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों अक्रिय होते हैं और ये दोनों HCl द्वारा सक्रिय हो जाते हैं। प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन दोनों अक्रिय एंजाइम है, स्रावित ये HCl द्वारा क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। तो जठर रस में ये है। और जठर रस में अब म्यूकस तो है ही, जो पाइलोरिक ग्लैंड्स और कार्डियक ग्लैंड्स द्वारा मिश्रित होता है इस जठर रस में। यहाँ एक प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण बनता है, वो ये कि आमाशय की जो भित्ति होती है वो HCl द्वारा क्षतिग्रस्त क्यों नहीं होती? HCl एक प्रबल अम्ल होता है। HCl कैसा होता है? प्रबल अम्ल होता है। तो प्रबल अम्ल आमाशय को नष्ट क्यों नहीं करता? आमाशय की भित्ति को या आमाशय को नष्ट क्यों नहीं करता? तो उसका कारण है म्यूकस ही है। म्यूकस आमाशय की पूरी भित्ति पर फैला रहता है और HCl के प्रभाव को नष्ट करता रहता है। इस तरह आमाशय HCl के प्रभाव से बचा रहता है। तो इस तरह बच्चों हमने आज आमाशय की संरचना पढ़ी, आमाशय की औतिकी पढ़ी, हिस्टोलॉजी, और आमाशय में जो जठर ग्रंथियां पाई जाती है उनसे जो जठर रस स्रावित होता है वो साथ के साथ हमने पढ़ा। इस तरह आज का जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप उन्हें लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें।